नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में सीधे एक ऐसी कहानी के अंदर चलते हैं जो इतिहास के एक बेहद खूंखार सरदार की क्रूरता से शुरू होकर आज के जमाने के दामाद की स्थिति तक पहुंचती है। मतलब इतिहास और आज के पारिवारिक समीकरणों का एकदम अनोखा मिक्स। अगर ये सवाल पूछा जाए कि दुनिया के इतिहास में सबसे क्रूर शासक कौन था, तो दिमाग में कई नाम आ सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मंगोलिया के चंगेज खान की। एक ऐसा नाम जिसकी बेरहमी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। सच मानिए, उस खौफनाक दौर की असलियत रूह कबा देने वाली है। तो आज की चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। पहला, चंगेज खान की क्रूरता। दूसरा, उसकी खौफनाक गुप्त कब्र। तीसरा, समाज में एक दामाद का रुतबा। चौथा, प्रेम विवाह और समाज। और आखिर में आज का मंगोलिया। चलिए पहले खंड से शुरुआत करते हैं, चंगेज खान की क्रूरता। चंगेज खान ने मध्य पूर्व और मध्य एशिया में जो भयानक नरसंहार किया था ना, वहां उसने सच में किसी को जिंदा नहीं छोड़ा था। और इसका कारण पता है? ये सब उसने सिर्फ अपने दामाद की हत्या का बदला लेने के लिए किया था। सोचिए जरा, केवल एक पारिवारिक रिश्ते, एक दामाद की मौत का बदला लेने के लिए पूरा का पूरा साम्राज्य और उसकी आबादी मिटा दी गई। उस समय हिंसा का जो स्तर था वो सच में अकल्पनीय है। उसकी सेना ने रास्ते में आने वाले हर एक जीव को काट डाला। लिटरली गलियों में घूमने वाले कुत्तों तक को नहीं बख्शा। क्रूरता की हद तो ये थी कि गर्भवती महिलाओं को भी मार दिया गया। और लोगों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए कटे हुए सिरों को ऊंचे भालों पर टांगकर सरेआम लटका दिया जाता था। और खौफ का वो माहौल कैसा था, ये बात उसके घातक इनाम सिस्टम से एकदम साफ हो जाती है। होता ये था कि सैनिकों को इस बात पर इनाम मिलता था कि कटे हुए सिर को पकड़ते समय उनका भाला कितना ऊंचा है। और अगर गलती से भी किसी सैनिक का भाला थोड़ा सा भी नीचे रह गया ना, तो खुद उस सैनिक का सिर काटकर उस मीनार में लगा दिया जाता था। मतलब सैनिकों को दुश्मनों से ज्यादा तो अपने खुद के सरदार से डर लगता था। ये जो मनोवैज्ञानिक आतंक उसने बैठाया था, वो इतना गहरा था कि जब बारिश नहीं होती थी तो गांव वाले आसमान की तरफ देख के भगवान से नहीं बल्कि डर के मारे चंगेज खान से बारिश की दुआ मांगते थे। इस एक बात से समझ में आता है कि कैसे एक इंसान ने खुद को लोगों के दिमाग में एक खौफनाक भगवान बना लिया था। अब आते हैं दूसरे खंड पर, उसकी खौफनाक गुप्त कब्र। मौत के बाद चंगेज खान चाहता था कि उसकी कब्र हमेशा एक रहस्य ही रहे। इसके लिए जो योजना बनी उससे जरा ध्यान से सुनिए। पहले 2000 गुलामों ने उसके शव को एक गुप्त जगह पर दफनाया। फिर उन 2000 गुलामों को 5000 सैनिकों ने मार डाला ताकि राज राज ही रहे। इसके बाद लौटते वक्त रास्ते में एक और सेना ने उन 5000 सैनिकों की भी हत्या कर दी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, उस आखिरी सेना को भी दरबार में फांसी दे दी गई। कोई चश्मदीद गवाह बचना ही नहीं चाहिए था। तो कुल मिला के बात ये है कि इतिहास के पन्नों से सिर्फ एक कब्र की जगह को छिपाने के लिए 7000 से भी ज्यादा लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। एक राज को दफनाने के लिए खून की नदियां बहा दी गईं। अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ, समाज में दामाद का रुतबा। अब ये बड़ा दिलचस्प है। जहां चंगेज खान ने अपने दामाद के लिए एक साम्राज्य मिटा दिया, वहीं आज के आधुनिक समाज में दामाद का क्या रुतबा है। आज के समय में जब कोई नया दामाद घर आता है तो ससुराल में उसकी कितनी पूछ होती है ना? खूब खातिरदारी होती है, हर बात मानी जाती है। लेकिन
जैसे जैसे समय बीतता है और वही दामाद उम्र दराज होकर फूफा बन जाता है, तो समाज और परिवार में उसकी अहमियत अचानक से नीचे गिर जाती है। ये एकदम जमीनी सच्चाई है। इस पूरी स्थिति को ना हमारी अर्थव्यवस्था में हुई नोटबंदी से बड़े अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे एक बंद हो चुका 2000 का नोट अचानक अपनी पूरी कीमत खो देता है, बिल्कुल वैसे ही एक बुजुर्ग फूफा परिवार में अपना पुराना रुतबा और चमक खो देता है। कल का वीआईपी मेहमान आज एकदम साइडलाइन हो जाता है। चलिए अब चौथे खंड की बात करते हैं, प्रेम विवाह और समाज। अगर हम पारिवारिक समीकरणों की बात कर ही रहे हैं, तो समाज का एक और कड़वा सच देखिए। जब कोई लड़का प्रेम विवाह के लिए भागता है ना, तो सबसे ज्यादा पिटाई उसे लड़की के परिवार वालों से खानी पड़ती है। और मजे की बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा मार लड़की का पुराना प्रेमी मारता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। और इन सब के बीच आमतौर पर लड़की एक सुरक्षित दूरी से बस ये पूरा हंगामा देखती रहती है। इस बात को बनारस के एक लड़के के किस्से से समझते हैं। उसे लड़की के परिवार वालों ने बहुत चालाकी से घर बुलाया, ये कहकर के घर पे कोई नहीं है, सब एकदम सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही वो बेचारा पूरे भरोसे के साथ वहां पहुंचा, पूरा परिवार पहले से घात लगाए बैठा था और सबने मिलकर उसकी जो धुनाई की, ये एक बहुत ही आम लेकिन बड़ा ही डरावना सामाजिक सबक है। और यहाँ पर हमारी न्याय प्रणाली की एक बड़ी दिलचस्प विडंबना देखिए। घर से भागने वाले जोड़ों के मामले में अदालतें बड़ी आसानी से ये मान लेती हैं कि लड़की को बहला फुसलाकर ले जाया गया था। ये बचाव बहुत काम आता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई आतंकवादी अदालत में ये कह दे कि उसे बहला फुसलाकर आतंकवादी बनाया गया है, तो क्या कोई मानेगा? बिल्कुल नहीं, उल्टे और पूछताछ होगी। ये विरोधाभास अपने आप में सोचने पर मजबूर करता है। चलिए अब अपने अंतिम 5वें खंड पर चलते हैं, आज का मंगोलिया। इन सब कहानियों से निकलकर अगर आज के मंगोलिया को देखें, तो मध्य एशिया के बिल्कुल बीचों बीच बसा ये देश आज काफी वीरान और बहुत ही कम आबादी वाला इलाका है। एक विशाल मरुस्थल, मतलब जिस देश ने कभी पूरी दुनिया पर अपना खौफ कायम किया था, दुनिया को जीतने वाला वो अतीत आज एक शांत और भू राजनीतिक रूप से कमजोर राष्ट्र में सिमट कर रह गया है। स्थिति ये है कि आज मंगोलिया अपने पड़ोसियों, खासकर चीन से लगातार खतरों का सामना कर रहा है। ये एक काफी कमजोर क्षेत्र बन चुका है। ऐसा माना जाता है कि चीन लगातार इस इलाके पर कब्जा करने की रणनीतियां बनाता रहता है, और ये एक बहुत ही गंभीर बात है जो इस देश के अस्तित्व पर लगातार एक सवालिया निशान लगाती है। और आखिर में ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य चलाने वाले और इतने खौफनाक अतीत वाले देश से लेकर आज लगातार खतरों का सामना करने तक मंगोलिया की ये विरासत भविष्य में क्या मोड़ लेगी। क्या चंगेज खान का ये देश अपना वजूद बचा पाएगा? खैर, इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इस पूरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।